चलिए, मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे मेहमान हैं व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका। इनके पास फंड मैनेज करने का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। पूरा बाजार प्रशांत खेमका को बड़े गौर से सुनता है। इनफैक्ट इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर के तौर पर इनको जाना जाता है। इफ़ नॉट बिगेस्ट तो एटलीस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट। गोल्डमैन सैक्स में सीईओ की भूमिका निभा चुके हैं प्रशांत, और जब गोल्डमैन में थे तो $5 बिलियन का फंड मैनेज करते थे, और अब खुद एक व्हाइट ओक में $5 बिलियन का फंड मैनेज कर रहे हैं। और कहाँ पैसा कब लगाना है, इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी एक पकड़ रखते हैं। जैसा मैंने कहा था, अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जहाँ से उनको ऑलरेडी 30% का रिटर्न मिल चुका है। प्रशांत खेमका जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आवाज़ पर मेरा आपके साथ पहला इंटरव्यू है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सबसे पहले अनुज जी धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपका ये न्यू रोल के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू इन दिस न्यू रोल। चलिए, तो प्रशांत जी, आपने इतनी सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं। इस समय रिटेल थोड़ा घबराया हुआ है, कि घबराया हुआ तो नहीं, मतलब पैसा तो लगा रहा है, रिकॉर्ड लेवल पे पैसा आ रहा है, लेकिन ये जो यूएस के आंकड़े आते रहते हैं, महंगाई के आंकड़े, और ये फेड क्या बोल रहा है, इससे थोड़ा सा मार्केट में डर रहता है। डॉलर इंडेक्स की हम बात करते रहते हैं। इन सबको आप इस समय कैसे देख रहे हैं? और जो इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक साल में, आपको लग रहा है वो कंटिन्यू होगी? ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। थोड़ा बहुत डर और घबराहट रिटेल में होनी एक अच्छी बात है, हर वक्त होनी चाहिए इन इक्विटी मार्केट्स। जो 6-12 महीने पहले माहौल बन गया था रिटेल में पर्टिकुलरली, वो थोड़ा एक वरीसम कह सकता हूं मैं था, जहां पे कोविड की जो छुट्टियों के दौरान या वर्क फ्रॉम होम के दौरान रिटेल इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, वो भी एफएनओ में, लेवरेज में, कि जो रिटेल के लिए अच्छा नहीं था, मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। तो अभी अगर थोड़ी घबराहट है तो बहुत ही आई थिंक वो जरूरी थी मेरे हिसाब से। एंड मार्केट फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा कोई शार्प नेगेटिव रिएक्शन आया नहीं है, तो लोगों ने कोई ऐसा बड़ा पैसा खोया नहीं है, और बिना पैसा खोए अगर सावधानी आ जाए तो बहुत बढ़िया ही कहा जा सकता है। तो उस पे मेरा ये रहेगा कि इंडिया का आउट परफॉर्मेंस अभी काफी स्ट्रांग रहा है। जो आपका दूसरा सवाल था उस पे, कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स जो करीबन 25-30% डाउन है, इंडिया डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 25-30% डाउन है इंडिया, और कई मार्केट्स 30-35-40% तक डाउन हो चुके हैं। इंडियन मार्केट करीबन 10% डाउन है, तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने। जरूर इसका एक कारण यह है कि दुनिया में कई तकलीफें हैं जो भारत को अभी तक उसका असर कोई खास नहीं पड़ा है, पर फिर भी वैल्यूएशंस जो आज की तारीख में है रिलेटिव टू दी ग्लोबल मार्केट्स, वो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से एक हायर लेवल पे पहुंच गए, एट हायर लेवल ऑफ दी हिस्टोरिकल रेंज। तो वन कैन आर्ग्यू कि वो काफी जस्टिफाइबल है, बट सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं निवेश करें, हम खुद, मैं पर्सनली और क्लाइंट्स की जो टीम मैनेज करती है पैसे, वो 100% इन्वेस्टेड है। बट हाँ, सावधानी से कोई लेवरेज न रखे, कोई एफएनओ में कुछ लंबा चौड़ा एक्सपोजर न ले ले, और चुनिंदा स्टॉक्स में जहाँ पे समझ आता है, जहाँ पे ब्लू चिप्स नहीं कहूंगा, बट जहाँ पे मैनेजमेंट सही हो, वहां पे ध्यान रखने का टाइम है। ठीक है। तो खेमका जी, एक बात बताइए, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, उस जो आपका फंड है, उसमें 80% के करीब एयूएम फॉरेन इन्वेस्टर्स का है? हाँ जी, करीबन कहिए 70%। 70%। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या व्यू है इंडिया को लेकर? क्योंकि एक एफआईआईज की लगातार सेलिंग हुई है इंडिया में। एक महीने का दौर आया था जिसमें शायद ईटीएफ ने थोड़ी बाइंग की थी, लेकिन अदरवाइज थोड़ी सेलिंग ही रही है इंडिया में। हालांकि सेलिंग बाकी मार्केट्स में भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस सेलिंग को? एब्सोल्युटली। सो देखिए, पहले तो अपने को ये समझना चाहिए कि जो फॉरेन ओनरशिप है इंडियन मार्केट का, जो समझो कि आज की तारीख में 20-22% या समझो $700 बिलियन का है, वो $700 बिलियन में मेरे अनुमान से 70%, 75% जो है, वो एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फंड्स है। चाहे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड हो, इट्स अ वेरी लार्ज एसेट क्लास, या ग्लोबल इक्विटी हो, या एशिया पैसिफिक इक्विटी हो। जो निवेश लोग करते खाली इंडिया फंड में,
वो सिर्फ 25 से 1% की मात्रा में होगा। तो जब इवन इफ इंडिया अच्छा लग रहा हो, पर अगर आउटफ्लोज हो गए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स या ग्लोबल इक्विटी फंड्स में ग्लोबली, तो उनको थोड़ा बहुत इंडिया भी बेचना ही पड़ेगा। हालांकि समझो 10% का आउटफ्लो हो तो इंडिया में 5-7% बेचे, बट ऐसे नहीं कि वो इंडिया में जीरो सेलिंग करके उनका काम चलेगा। तो मेजर जो सेलिंग रही है मेरे अनुमान से ये ग्लोबल फंड्स के तहत रही है, नॉट इंडिया स्पेसिफिक फंड। इंडिया स्पेसिफिक फंड में हो सकता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कि कुछ ना कुछ इनफ्लो भी हुआ हो, बट क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक फंड सिर्फ 25% है, मात्रा उनकी छोटी है और मेजर जो पोर्शन है वो ग्लोबल फंड्स का है, तो दैट ओवरवेल्म्स द इंडिया स्पेसिफिक फ्लोज। इंडिया में वेट ग्लोबल इक्विटी फंड्स में भी मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स आउट एंड इंडिया का वेट बढ़ा है, ग्लोबल ईएम इंडिसेस में भी बढ़ा है एंड पोर्टफोलियोज में भी वेट बढ़ा है। तो जो अपने आउटफ्लोज देख रहे हैं वो इस हिसाब से देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया पे नेगेटिव है। इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया पे काफी पॉजिटिव है रिलेटिव टू पर्टिकुलरली अदर इक्विटी मार्केट्स, बट ओवरऑल इक्विटीज में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो हुए हैं ग्लोबली, और उसके तहत इंडिया में भी सेलिंग आई है। प्रशांत जी, अब मैं आपका एक जो डॉक्यूमेंट है उसका एक फैक्ट शीट देख रहा हूँ सितंबर की, और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सब देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सब के सब, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम जो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उसमें एक चीज़ जो स्टैंड करती है, अंबुजा सीमेंट में आपने 5.1% वेट लिया और उसने आपके पोर्टफोलियो में 110 बेसिस पॉइंट का अल्फा जनरेट किया। तो ये क्या आपने इतनी बड़ी बेट ली इसमें, क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ऑलरेडी महंगा नहीं हो गया हो, और इतनी बड़ी बेट आपने इसमें ली, इसका क्या कारण था? अनुज जी, सवाल आपका बहुत अपनी जगह सही है कि, और आपने जैसे कहा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बट क्या है कि हमारे जो कंप्लायंस पॉलिसी के हिसाब से अगर हम किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में बात करें तो हमारी टीम पर कई बाधाएं आ जाती नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने बिल्कुल नहीं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन हाँ। बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, बट हमारे पास पब्लिक में बात करने की फिर भी पाबंदी रहती है। चलिए थोड़ा एक ब्रॉड व्यू दे दीजिए, ब्रॉड व्यू तो दे सकते हैं। ब्रॉड व्यू जो मैं अगर दूंगा, तो देखिए, एक पोर्टफोलियो जो टीम मैनेज करती है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो में रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एट ऑल टाइम्स। तो बैलेंस जो मैं कहूंगा उसमें कई टाइप के बैलेंस होते हैं। करेंसी को लेके बैलेंस, मार्केट का वॉलेटिलिटी या बेटा को लेके बैलेंस, और एक बैलेंस चाहिए सेक्टोरल और इकोनॉमिक साइकिल बैलेंस जिसे कह सकते हैं। उसका कहने का क्या मतलब हुआ, यानी डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, डोमेस्टिक डिफेंसिव्स, ग्लोबल सिक्लिकल्स, ग्लोबल डिफेंसिव्स, ये सब पोर्टफोलियो में एक उचित मात्रा में होना जरूरी है। तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में क्या क्या आती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो कंपनीज है वो आती है, फाइनेंशियल्स आती है, ऑटोज आती है, सीमेंट आता है, और कई ये भी आती है। डोमेस्टिक डिफेंसिव्स में जैसे हो गया कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर, डोमेस्टिक हेल्थ केयर हो गया वैसे। तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स कंपोनेंट में टीम काफी समय से सीमेंट सेक्टर पे काम कर रही थी, और सीमेंट सेक्टर में टीम के पास कोई एक्सपोजर नहीं था। आज से 1-2 साल पहले की मैं अगर बात करूं तो काफी वक्त से सीमेंट सेक्टर में टीम ने अपना जो ये रिसर्च और एनालिसिस करके कई पोजीशंस लिए, कपल ऑफ पोजीशंस, 2 पोजीशंस ली है, जो कि आपने जैसे नोट किया पब्लिक डॉक्यूमेंट में भी लिस्टेड है। ये ठीक है, समझ गया मैं। तो यहाँ पर आपका व्यू क्लियरली पॉजिटिव है अगर आपने इतनी बड़ी बेट यहाँ पर ली है। तो एक और जो सेक्टर जिसमें आपका बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वेट है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसका क्या कारण है? इसने भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, और लग रहा है आपको यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है ये? नहीं, सही अनुज जी। क्या है, ये जो सेक्टोरली हम रिस्क मैनेज सेक्टोरली करते हैं, जैसे मैंने समझाया, यानी अगर कोई डोमेस्टिक सिक्लिकल से बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ द मार्केट हो गया और हमारे पास समझो उसमें बहुत कम निवेश है या कम इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग प्रोएक्टिवली उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं एंड उसको एक कुछ संतुलन में ले आते हैं। पूरा ओवरवेट ना जाए, बट एटलीस्ट समवेयर क्लोजर टू जो मार्केट में वेट है। नाउ दूसरे ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जैसे कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है,
जहां पे हमारा वेट काफी ज्यादा रहता है, एंड वो इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत उम्दा स्टॉक सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज टीम को मिल रही है हर टाइम। तो वहां पे इनफैक्ट हमको वेट थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, और क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कोई एक फिक्स रिस्क मैनेजमेंट का ऐसा नहीं रख सकते कि सिर्फ 5% ओवरवेट 5% अंडरवेट ऐसे, क्योंकि वो अलग सेक्टर का एक अलग ही कैरेक्टर होता है। जैसे कि आईटी सर्विसेज कहो या बैंक्स कहो, ये काफी होमोजेनस सेक्टर है जिनमें कॉमन फैक्टर्स काफी अप्लाई करते हैं। आईटी सर्विसेज में ज्यादातर 60-70% जैसे यूएस में एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज, फिर 25% यूरोप में होगी एंड 10% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो ज्यादा चेंज नहीं होता। बट अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात करेंगे तो ये बहुत ही वाइड सेक्टर है। इसमें मीडिया आ गया, ऑटोमोबाइल आ गया, रिटेल आ गया। अब आप बताइए, रिटेल, इंडियन रिटेल में और मीडिया में चलो फिर भी आप कुछ कह सकते हैं कि कॉमनैलिटी है, बट इंडियन रिटेल और टायर एक्सपोर्ट्स जो दुनिया भर में कर रहे हैं उसमें बहुत, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इनमें बहुत हार्डली कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर है। तो वहां पे हम लोग थोड़ा ज्यादा वेट टॉलरेट कर लेते हैं। एक तो वो कारण हो गया कि वेट थोड़ा ज्यादा है टीम का इस सेक्टर में कंपेयर टू द मार्केट। दूसरा, इस सेक्टर में बहुत सारी मिड कैप कंपनीज है जो कि बहुत वेल रन कंपनीज है, फैमिली या फर्स्ट जनरेशन, आई वुड से नॉट फैमिली बट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ड्रिवन कंपनीज। इस सेक्टर में मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, बट मेरे अनुमान से इस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपनीज वैसी मिलेगी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ड्रिवन, वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी प्लस ग्रोथ, कैश फ्लो जनरेशन, ये सब का अवेलेबिलिटी है। लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल है। आप अगर इंडेक्स में भी देखिएगा मार्केट में, तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का 10% वेट होगा और आपको 100 कंपनियां मिलेगी वहां पर, क्योंकि लॉट ऑफ मिड एंड लार्ज कैप कंपनी। जबकि एनर्जी एज अ सेक्टर आप देखिए, उसका 10% वेट होगा, वहां पे चुनिंदा, आई मीन 10 एक कंपनियां हैं। तो एक जगह 10 कंपनियां हैं जिनमें से आप चुन सकते हो, और एक जगह 100 कंपनियां हैं जिनमें से आप चुन सकते हो। और आउटसाइड द सेक्टर, आउटसाइड द इंडेक्स देखो तो 150-200 कंपनियां हैं। तो आपको चुनने के लिए ज्यादा है, उम्दा कंपनियां उसमें से मिलने का ज्यादा चांस रहता है। इस वजह से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर में हमारा वेट ज्यादा है। ऑब्वियसली जो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी जैसे इंक्रीज होता है 2000 से 2500 से 3000 से 4000, जो अभी ऑब्वियसली सेंचुरी के स्टार्ट में $500 था, 500 से $2000 आया, तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी आइटम्स जो है उनकी खपत काफी बढ़ती है। दैट हैज बीन द एक्सपीरियंस इन अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, चाइना एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड एज वेल। तो एक फेवरेबल बैकड्रॉप भी है अनुज जी उसके लिए। ओके प्रशांत जी, जैसे कहते हैं ना कि सम पेन सम गेन, तो काफ़ी जगह तो गेन है, लेकिन आपको थोड़ा पेन मिल रहा है अब आईटी में आपका वेट जो है थोड़ा बेंचमार्क से ज़्यादा है, और आईटी में इस समय एक बेयर मार्केट चल रही है। आज भी हमने देखा विप्रो जिस तरीके से गिरा, पहले 2-3 दिन पहले देखा था टीसीएस अच्छे नंबर के बावजूद गिरा था। तो ये जो इस समय चल रहा है, क्योंकि डिबेट यहाँ पर ये हो रही है कि वैल्यूएशन है और अमेरिका में जो रिसेशन का रिस्क है उसको लेके क्या और रीसेट की जरूरत है। जो 2-3 साल में, पिछले 2-3 साल में एक सेक्टर वैल्यूएशन बलून अप हुए थे, क्या उनको और नीचे आने की जरूरत है? आपका क्या व्यू है? बिल्कुल नहीं, बहुत सही सवाल है। एक तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ग्लोबल मैक्रो है ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहता है टू बिगिन विद। फिर ग्लोबल मैक्रो अगर आप प्रेडिक्ट कर भी सको तो उसका मार्केट में क्या असर होगा वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कोविड का, तो कोविड जब हुआ था वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल था। चलो एक बार हो गया, फिर वो काफी प्रेडिक्टेबल, फिर भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। लोगों को कई महीनों तक समझ में नहीं आया कि ये इतना फैलेगा, इतनी लोगों की जान जाएगी और ये सब। बट मार्च 23 को मार्केट बॉटम हुआ इंडिया का और ग्लोबली भी करीबन मार्च 23, 2020। उस वक्त के उस दिन के आसपास अगर आप आईटी सर्विसेज का आप अगर हाल देखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली बहुत पिटाई हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड में सब कंपनियां कॉस्ट कट करें, डिमांड गायब हो जाएगा, कॉस्ट कट करेगी तो इनसे कौन काम कराएगा, राइट? तो मेजर कोलैप्स आया था इन कंपनीज में, और उस वक्त ऐसा लग रहा था इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना स्ट्रांग रहेगा और सबको सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी और कंज्यूमर स्टेपल कंपनी में ही ध्यान रखना चाहिए। बट आप फिर अगले 2 साल देखो तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबने
रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी इज वन वे टू सर्कमवेंट द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय पेंडेमिक। तो पहला कहने का मतलब ये कि जो मैक्रो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और हम लोग उस पर कोई पैसा बनाने की कभी ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे जो टेक्टिकल मैक्रो, नॉट स्ट्रक्चरल मैक्रो बट टेक्टिकल मैक्रो में किसी ने कोई खास पैसा बनाया नहीं। ओवर टाइम जीरो सम गेम है, कभी बनता है कभी खोता है, आगे पीछे जाके कुछ होता नहीं है। तो वी स्ट्रक्चरल वे से अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरली पिछले 30-40 साल में इंडियन आईटी सेक्टर हैज गेन मार्केट शेयर वेरी कंसिस्टेंटली। साल दर साल इंडियन आईटी सेक्टर ने मार्केट शेयर गेन किया है ग्लोबली। आज की तारीख में करीबन 10% के आसपास इंडियन आईटी सर्विस का मार्केट शेयर हो गया ग्लोबली, एंड स्टिल दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। ग्लोबल आईटी स्पेंड करीबन 4-5% से ग्रो होती है, उसमें आउटसोर्सिंग 1-2% और ज्यादा ग्रो होती है, उसमें इंडियन आईटी सर्विसेज गेन मार्केट शेयर। तो डॉलर टर्म ग्रोथ इन कंपनियों का स्ट्रक्चरली 7-8% का डॉलर टर्म ग्रोथ है, और इंडिया का अगर आप ये 3-4% का करेंसी डिप्रिशिएशन ले लो तो 12-1% का इंडियन, 11-12% कह लो इंडियन ग्रोथ। अब कितने सेक्टर से जो आपको 11-12% ग्रोथ इतने कंसिस्टेंटली देने की गुंजाइश रखते हैं। प्लस वैल्यूएशन, अगर आप कैश फ्लो वैल्यूएशन पे देखो तो दीज आर दी मोस्ट अट्रैक्टिव। आज कैश फ्लो पे इंडियन मार्केट का मल्टीपल करीबन 40 टाइम का है फॉरवर्ड 12 मंथ्स का, और ये कंपनियां करीबन 25 टाइम पे है। तो हम लोग पी मल्टीपल नहीं देखते, जैसे आपसे पहले भी बात हुई है, पी मल्टीपल्स काफी मिसलीडिंग होती है, एंड कैश फ्लो बेसिस पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ, नियर टर्म में बिकॉज ऑफ नियर टर्म डिमांड स्लो डाउन अभी थोड़ी इनमें गिरावट आई है, बिकॉज दीज आर ग्लोबल सिक्लिकल्स, और नेस्डेक से काफी को रिलेटेड है। तो नेस्डेक 30-35% डाउन है, तो अपना आईटी सेक्टर 25% डाउन है। दो सेक्टर्स जिसमें आपका जीरो इंटरेस्ट है, एनर्जी और यूटिलिटी, ऐसा क्यों खेमका जी, बिल्कुल पसंद नहीं है आपको? से हिस्टोरिकली पिछले 10-15 सालों में हार्डली कभी यूटिलिटीज और एनर्जी में कोई ऐसी कंपनी हमको मिली है या हमारे नजर में आई। ऑब्वियसली ये दोनों सेक्टर ने बहुत बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया पिछले साल 2 साल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में है यूटिलिटीज, बट हमारी नजर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं कि हमें उस वक्त अच्छी लगे जिसमें इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप कह सकते हो कि वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है, बट पिछले 15 सालों में हार्डली कभी हमने इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। नहीं, हाइंडसाइट तो 2020 होती है ना खेमका जी, तो उसमें तो फोरसाइट की जरूरत है इस समय कि कहाँ पे पैसा बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। तो इस समय आपको सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन कहाँ लग रही है, किस एरियाज में मार्केट के आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं? एब्सोल्युटली। सो जहां हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एंड हो सकता है कि सेक्टर ओवरऑल वो अच्छा करे या ना करे, उसके ऊपर हमारा इतना ये किसी का भी हमारा किसी के भी व्यू पे हमें भरोसा नहीं होता, और हम लोग खुद ऐसा कोई व्यू नहीं बनाते कि ये सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा वो सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा। बट कई बार हम लोग इस पे ध्यान रखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका अगर मैं उदाहरण दूं, तो अभी देखिए आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए जो इंडिया में सबसे बड़ा है। 1995-96 के आसपास आरबीआई ने कई डजन 2 डजन लाइसेंस दिए थे, उसमें से कोई 3-4 कंपनियां हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टरों को मुनाफा करके दिया है, वैल्यू क्रिएशन करके दिया है। बट बाकी डजन 2 डजन कंपनियां जो बैंकिंग में थी वो कहीं भी नहीं जा सकी, उन्हें या तो बेल आउट करना पड़ा। समझिए, तो एज अ सेक्टर आप कॉल लो कि भाई बैंकिंग सेक्टर में बस इन्वेस्ट कर दो, तो उसमें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी आ गई जो कि ओवर टाइम अंडर परफॉर्म करी है, काफी जोरों से अंडर परफॉर्म करी है। तो ऐसा एक वो कॉल हम नहीं लेते कि बैंकिंग सेक्टर में डाल दो सभी। और अगर किसी ने लेट 90s में ऐसा कॉल लिया होता कि बैंकिंग सेक्टर में डाल दो एंड स्प्रे कर दो पैसा अक्रॉस सेवरल बैंक्स, तो कुछ ऐसा लंबा चौड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं होता। बट अगर आप चुनिंदा कंपनियों में अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते, जो कि इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, कहना इजी है बट हाइंडसाइट में कहना अगेन इजी है, बट काफी मुश्किल होता है अहेड ऑफ टाइम, तो जो रिटर्न बनता है वो कुछ अलग ही बनता है। एंड सेम चीज में अगर आईटी सर्विसेज में भी कहूं तो कई कंपनियां जो 2000 के टाइम पे हीरो थी, 2000 की तेजी में .com बबल या टेक्नोलॉजी बबल में, वो आज है ही नहीं यहाँ पर। तो स्टॉक स्पेसिफिक चुनना बहुत जरूरी है, एंड उस नजरिए से हमें आज भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, आईटी सर्विसेज में, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में, जैसे आपने पहले नोट किया, हेल्थ केयर में, एंड हेल्थ केयर को अगर एक्सटेंड करूं तो स्पेशलिटी केमिकल्स में, इन सब एरियाज में बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटीज
मिल रही है। और जैसे आपके पास वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप देख रहे होगे उसमें ये सब सेक्टर्स में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है यहाँ पे, एलोकेशन भी टीम का ज्यादा है। एक्चुअली मैं हेल्थ केयर पे आने वाला था, क्योंकि इसने कोविड के बाद एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर। एक आध स्टॉक को छोड़ दें तो ये जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर की बात हो रही थी 2-3 क्वार्टर पहले, आपको लग रहा हो ये थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे हैं क्वालिटी को लेकर, तो वो कंसर्न्स हैं? नहीं, बिल्कुल हेल्थ केयर में जो एक दौर था 2007, 8, 9 से लेके 2015, 16 तक का, 2015 में भी, जिसमें जिनका भी यूएस में एक्सपोजर था फार्मा कंपनियों का, उनको बहुत ही एक अच्छा मौका मिला वहां पे बिजनेस स्केल अप करने का नॉट। बट उसके बाद में वहां पे जो, बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन ऑफ बायर्स, प्राइसिंग प्रेशर बहुत एक्यूट रहा है। एंड उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भले आता रहेगा, बट प्राइसिंग प्रेशर बना रहेगा, ये हमारी टीम की धारणा है। तो इसलिए अगर आप हमारे हेल्थ केयर, हमारी पोर्टफोलियो की हेल्थ केयर कंपनीज में अगर आप ध्यान से अगर आप नजर डालें, तो उसमें जो कंपनियां हैं उनका यूएस में इतना कोई लंबा चौड़ा एक्सपोजर नहीं है। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर फार्मा सेक्टर की, लॉट ऑफ कंपनीज का, जेनेरिक कंपनीज का कुछ ना कुछ एक्सपोजर है। बट हमारी जो कंपनियां हैं उनका जो वैल्यू है, मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यू उसकी जो है वो इंडिया बिजनेस से आ रही है, या फिर इमर्जिंग मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इमर्जिंग मार्केट्स बिजनेस है उससे आ रही है। यूएस के बिजनेस से सेक्टर के मुकाबले बहुत कम वैल्यू यूएस से आ रही है, फॉर द रीजन स्पेसिफिकली जो अनुज जी आपने कहा कि वहां पे प्राइसिंग प्रेशर यूएस में निरंतर बना हुआ है पिछले 7-8 सालों से, और उसका कोई अंत दिखाई नहीं पड़ रहा। उसमें भी ऑब्वियसली एक्सेप्शंस है, अगर आपके नीश मॉलिक्यूल्स है, समझो जेनेरिक में भी अगर आपके नीश सेगमेंट्स में हो आप, तो प्राइसिंग इज बेटर उसमें। तो जो हमारे कंपनी का जो छोटा मोटा नहीं कहूंगा, बट जो भी एक्सपोजर है यूएस में, वो भी नीश सेगमेंट्स पे ज्यादा है, पर ओवरऑल यूएस का एक्सपोजर काफी कम है पोर्टफोलियो। चलिए, प्रशांत जी नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो पॉइंट ले रहे हैं उसको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। एबट में इनका एक्सपोजर है, और एबट जो है एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है जिसका कि इंडियन यूनिट में एक्सपोजर है। तो इंस्टेड ऑफ इंडियन फार्मा कंपनी जिनका अमेरिका में एक्सपोजर है, वो अमेरिकन फार्मा कंपनी जिसका एक्चुअली इंडिया में एक्सपोजर है, तो वो एक इनकी पिक है। तो एक आखिरी बात कर लेते हैं फिर प्रशांत जी, यहाँ से इंडियन मार्केट अगले 10 साल में किस तरीके के रिटर्न आपको लगता है दे सकता है? जो पिछले 10-15 साल में इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स, आपको लग रहा है वो रेप्लिकेट होगी या यहाँ से रिटर्न्स थोड़े कम होंगे? बहुत अच्छा हुआ अनुज जी आपने अगले 10 साल का कहा। अगले 10-15 साल, 10-15 महीने का कोई नहीं कह सकते, बट 10-15 साल का अगर आप पूछोगे तो मुझे, मैं काफी, इट्स लाइक अगर आप पूछो कि अगले जुलाई 15 को बारिश होगी कि नहीं बंबई में, तो कहना मुश्किल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर आप कहो जुलाई के महीने में होगी कि नहीं, तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो अगले 10-15 सालों में मेरे हिसाब से जो इंडिया का रिटर्न आएगा, वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया का, उसके इर्द गिर्द आना चाहिए, प्लस 1% आप डिविडेंड डील का पकड़ लो, विच हैज बीन द एक्सपीरियंस। अगर आप पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल का दौर देखो, तो इंडियन मार्केट ने जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उसके इर्द गिर्द रिटर्न दिया है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आगे चलते हुए अपने अगर 10-11% पकड़े, तो 10-11% रिटर्न रुपी टर्म्स में और 6-7% रिटर्न डॉलर टर्म्स में एक्सपेक्ट करना वाजिबी है। एंड सिमिलरली ग्लोबल मार्केट्स भी, आप चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, एक लंबे अरसे पे अगर आप देखोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितना ही रिटर्न देते हैं, और यूएस मार्केट ने 6-7% रिटर्न दिया ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग फॉरवर्ड धारणा यह है कि 5-6% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, 5-1% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 1-2% डिविडेंड डील, तो वही 6-1% रिटर्न यूएस मार्केट से धारणा रखना अगले 10-1 सालों में, वो उचित है, यूएस हो या यूरोप हो। एंड यही कोई रिटर्न पिछले 20 सालों से भी आप देखो तो टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडियन मार्केट ने 6% डॉलर रिटर्न दिया है फ्रॉम 2000, एंड यूएस मार्केट ने 5% डॉलर रिटर्न दिया है 22 साल के, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू डॉलर टर्म नॉमिनल जीडीपी। प्रशांत जी, मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। टाइम निकाला आपने और इतने सारे इश्यूज पर बात की और इतनी क्लैरिटी के साथ आपने बात की, उसके लिए शुक्रिया। अनुज जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। नमस्ते। थैंक यू और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलिए